जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रोजेक्ट मेथड। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लेक्चर मेथड के बारे में, व्याख्यान विधि के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब अध्यापक अपने विषय से संबंधित विचारों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या का सहारा लेता है तो उस विधि को व्याख्यान विधि कहा जाता है। भाई सिंपल है, अगर कोई भी टॉपिक है और कोई टीचर उसको व्याख्यान के द्वारा, व्याख्या मतलब बोलकर व्याख्यान के द्वारा समझा रहा है तो उस विधि को क्या बोलेंगे? यहाँ पर लेक्चर मेथड बोलेंगे, यानी कि व्याख्यान विधि बोलेंगे। ओके, आगे। व्याख्यान समय एवं मांग को देखते हुए घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भाई इसको समय के अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है। इस विधि को भाषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि पूर्व समय से प्रचलित है। अनेक विद्वानों के अनुसार भाषण विधि को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, इसलिए यह विधि बच्चों को ज्ञान देने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जो आजकल के हमारे युवा है तो उनको ज्ञान देने के लिए भाषण विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि सबसे अहम भूमिका निभाती है। परंतु कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि वह लोग ऐसा सोचते हैं कि भाषण विधि से न तो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं और न ही बड़ी कक्षाओं के लिए इसका कोई उपयोग है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा लेक्चर मेथड। अब इसको आगे पढ़ेंगे हम। क्या भाषण विधि एक मार्गीय विधि है? भाई जो हमारा लेक्चर मेथड है वो एक मार्गीय विधि है। कैसे? इस विधि में केवल प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। फलस्वरूप इस विधि में अध्यापक तो सक्रिय रहता है परंतु विद्यार्थी निष्क्रिय रह जाता है। इस प्रकार की विधि में अध्यापक और छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया समाप्त हो जाती है और कक्षा में निरस्ता का साम्राज्य स्थापित होने लगता है। तो ये थी हमारी भाषण विधि, एक मार्गीय विधि है। आगे बात करेंगे हम जो हमारी लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, इसके गुणों के बारे में कि इसके क्या क्या गुण है, क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं। तो व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस विधि के द्वारा शिक्षण संपन्न कराने से छात्रों में ध्यान केंद्रित करने की आदत हो जाती है। नंबर 2, इस विधि में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 3, इस विधि में समय की बचत होती है तथा थोड़े समय में अधिक विषय वस्तु का बोध सुगमता से कराया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? समय की बहुत बचत होती है। ओके। नंबर 4, स्पष्टीकरण के गुणों के कारण छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है इससे। ओके। नंबर 5, छात्रों में मौलिक चिंताओं की समस्या का निराकरण करने की क्षमता का विकास होता है। ओके दोस्तों, अब व्याख्यान विधि के अवगुण व दोष पढ़ेंगे। निम्नलिखित है। कैसे? नंबर 1, इस विधि का प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही संभव है। प्राथमिक कक्षाओं में इसका कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई छात्र मतलब अगर कोई टीचर इस विधि का प्रयोग छोटे बच्चों में करता है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इस विधि का प्रयोग बड़े लेवल पर किया जाता है, मतलब जहाँ पर क्या होता है, कक्षाएं बड़ी होती है, मतलब जो छात्र 12वीं से ऊपर के होते हैं या 10वीं से ऊपर के होते हैं उनके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके। नंबर 2, इस विधि में बालक या छात्र की उपेक्षा की जाती है जबकि अध्यापक को अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 3, यह विधि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध नहीं होती। देखो भाई, एक इसका क्या है, अवगुण क्या है? यह विधि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी नहीं होती। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। नंबर 4 और लास्ट पॉइंट, इस विधि में शिक्षण बिंदुओं पर संतुलित बल नहीं दिया जाता है, इसलिए परीक्षा के समय परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते। भाई देखो क्या होता है, परीक्षा के समय इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, परीक्षा के समय अच्छे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो क्या होता है, इस विधि का प्रयोग बहुत ही निश्चित मात्रा पे और बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि के बारे में। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे अगले मेथड की। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।